हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की क्लास में हम एफआईआर के बारे में समझेंगे। एफआईआर क्या होती है और एफआईआर के बारे में कहाँ लॉ में प्रोविजन दिया हुआ है। और इससे पहले हमने जब क्राइम के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था क्राइम के टाइप कितने होते हैं, ऑफेंस के जो टाइप्स होते हैं, कि जो शेड्यूल फर्स्ट ऑफ सीआरपीसी में दिया हुआ है, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इनका जो क्लासिफिकेशन वेरियस ग्राउंड पे किया हुआ है। जैसे कि जिन मामलों में जमानत मिल जाती है वेलेबल ऑफेंस, जमानत नहीं मिलती, मैटर ऑफ राइट नहीं होता जहां पे बिल, उनको नॉन वेलेबल ऑफेंस बोलते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो सभी ऑफेंस होते हैं जो सीरियस इन नेचर होते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल जो लेस सीरियस होते हैं। इसके बाद में जो हमने क्लासिफिकेशन के बाद में जो यहाँ पे आज डील करेंगे वो एफआईआर के बारे में डील करते हैं। एफआईआर के बारे में सीआरपीसी का सेक्शन 154 के में दिया हुआ है कि सीआरपीसी सेक्शन 154 एफआईआर, जिसका पूरा नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें जब जो पार्टिकुलर्स होते हैं, पार्टिकुलर्स मतलब जब हम एफआईआर को भरते हैं तो एक जो फॉर्मेट होता है उसका, जिसमें हमको जो भी कंप्लेनेंट है, जो भी व्यक्ति जिसके साथ घटना घटित हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में उनका नेम, उनका फादर का नेम, उनका एड्रेस या उनका कॉन्टेक्ट नंबर या ईमेल भी, जिस भी तरह से उनसे कांटेक्ट किया जा सके, या फिर वेरिफिकेशन के लिए अब आधार नंबर भी, यूनिक आईडी। इसके बाद फर्स्ट पार्टिकुलर्स में ये सब भी चीजें आती हैं। डिस्क्रिप्शन उस व्यक्ति के बारे में जिनके साथ घटना घटित हुई है। इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉलम में डेट एंड टाइम, घटना किस दिनांक के लिए घटी थी, डे क्या था, मंथ क्या था, ईयर क्या था, टाइम कितने बजकर कितना मिनट, सेकंड, ये सभी चीजें। अप्रोक्स सेकंड्स का इतना जरूरी नहीं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए। इसके दूसरा कॉलम होता है प्लेस ऑफ अकरेंस, घटना कहां पे घटित हुई। एफआईआर को फिल करना इट्स नॉट अ वेरी टफ टास्क, बट क्या करते हैं कुछ लोग एफआईआर में अरेस्ट जल्दी कराने के लिए कुछ भी ऑफेंस लिख देते हैं जहां पे तुरंत गिरफ्तारी हो सके। जैसे कि जितने भी ऑफेंस हैं जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं उनके लिए। और ऑफेंस के लिए मैंने पहले बताया था पिछली वीडियोस में कि ऑफेंस जो क्राइम होता है, क्राइम इन रेम और क्राइम इन पर्सनम। क्राइम दो तरीके से, एक जो व्यक्ति को ही प्रभावित करे और एक जो समाज को प्रभावित करे। जैसे कि कुछ ऑफेंस होते हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति के साथ हुआ तो उसी को प्रभावित किया गया। एक ऐसे ऑफेंस होते हैं जो एक व्यक्ति के साथ पूरा समाज भी प्रभावित होता है, जो बहुत सीरियस नेचर के होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जिम्मेदारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए वो स्टेट की है, और स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक इफेक्टिव मशीनरी है जिसकी वजह से उनको कंट्रोल रखना पड़ता है। और एफआईआर एक टूल है जिसकी वजह से एग्रीव्ड पर्सन अपनी शिकायत को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लॉन्च कर सकता है। तो प्लेस ऑफ अकरेंस, यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो पास का पुलिस स्टेशन है, वहां से आपकी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस और डायरेक्शन क्या है। क्योंकि एफआईआर प्रॉम्प्ट करनी चाहिए जितना जल्दी से जल्दी, ताकि अगर किसी भी तरीके की देरी होती है तो देरी का जो फायदा हमेशा एक्यूज को मिलता है। क्योंकि जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में कुछ जो जैसे कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि जब तक व्यक्ति का दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको निर्दोष समझना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी ऑफेंस में मीडिया ट्रायल वगैरह या फिर पब्लिक ट्रायल हो जाना, कि वहां पे पहले ही डिसाइड कर देते कि ये व्यक्ति इसने अपराध किया है। बेशक किसी व्यक्ति ने पुलिस ऑफिसर के सामने अपराध किया है, लेकिन पुलिस ऑफिसर का काम अरेस्ट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन उसने अपराध किया या नहीं किया ये डिसीजन लेने का जो
जिम्मेदारी है या जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो जजेस के पास है, जुडिशरी के पास है। तो पब्लिक ट्रायल या मीडिया ट्रायल करना एक जुडिशरी जैसे इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन करने जैसा है। तो पब्लिक ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए किसी भी चीज को लेके, क्योंकि अगर ये एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा तो हम एक रूल ऑफ लॉ की प्रोसेस को बाईपास कर देंगे। प्लेस ऑफ अकरेंस, घटना का विवरण और घटना का जो स्थान है कहां पर है, ठीक है। इसके बाद अगला कॉलम है किस तरीके के ऑफेंस हैं, जैसे कि डकैती है या थेफ्ट है या फिर मर्डर है या अटेम्प्ट टू मर्डर है या रेप है। ये सभी चीज का विवरण देना पड़ता है किस तरीके का ऑफेंस था। ऑफेंस हुआ है तो उसके बाद फिर विटनेस होते हैं गवाह। गवाह भी दो तरह के होते हैं, आई विटनेस जिनके सामने जिसको बोलते हैं चश्मदीद गवाह, जिन्होंने आंखों से देखी घटना को, और एक होता है हियर सी विटनेस, जिन्होंने सिर्फ सुना है। विटनेस के वेरियस टाइप होते हैं, जनरली हम आई विटनेस और हियर से विटनेस को लेंगे, और इसमें ये साक्ष्य देते हैं कि हमने घटना को होते हुए देखा और घटना की पुष्टि करते हैं। उसके बाद जो भी आरोपी व्यक्ति है, एक्यूज, यहाँ पे एक्यूज वर्ड यूज होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं आरोपी, क्योंकि इस पे आरोप लगे हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए। एक्यूज और कन्विक्टेड दो अलग अलग चीजें हैं। एक्यूज जिन पे आरोप लगे, आरोप सिद्ध होने की जो प्रक्रिया है वो ट्रायल के बाद मजिस्ट्रेट फिक्स करते हैं, लेकिन शुरू से ही व्यक्ति को अगर दोषी सिद्ध कर दिया जाता है तो उसके लिए जो बेसिक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का कोई मतलब नहीं रहता। और जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस हैं और जो लीगल प्रोटेक्शंस हैं वो फिर इनइफेक्टिव लगने लगते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी रहता है कि जब किसी भी व्यक्ति पे किसी भी तरीके के अपराध के आरोप लगे हैं तो उस व्यक्ति के भी अधिकार है जिस पे आरोप लगे हैं, और जो पीड़ित है उसके भी अधिकार है। और इस सभी मैकेनिज्म को जब हम इस पूरे प्रोसीजर को देखते हैं तो यहाँ पे ट्रायल के माध्यम से इसको अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। इसके बाद जो लास्ट कॉलम आता है जिसमें घटना का विवरण लिखना पड़ता है, घटना कब हुई, कैसे शुरुआत हुई थी, उसको बड़े संक्षिप्त तरीके से और बड़े एक ऑर्गेनाइज तरीके से जैसे भी लिखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि बड़ा एग्जैजरेटेड वर्ड हो या फिर अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज करें, कि आप अपने लेमन लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं, जो आसान और सीधी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपकी मदर टंग है। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने सिर्फ एफआईआर के बारे में समझा। एफआईआर कब होती है, क्यों करते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो होता है एफआईआर के बाद, वो हम जब क्रिमिनल ट्रायल की क्लासेस करेंगे तब उसमें आगे समझेंगे। ओके, थैंक यू।